नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विभा ताम्रकार, राजनीति विज्ञान की प्रवक्ता। यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। आइए दोस्तों, आज हम BA फाइनल और MA फाइनल का एक विचारक पढ़ाते हैं जिसका नाम है सिसरो। सिसरो से संबंधित बहुत सारी और अच्छी जानकारी हम आपको देंगे। आइए पहले हम उसका जीवन परिचय से संबंधित चर्चा करते हैं आपके साथ। जैसे सिसरो का जन्म 106 ईसा पूर्व में रोम के एक मध्यम वर्ग परिवार में हुआ था। इस समय पॉलिबियस द्वारा प्रशंसित रोमन गणराज्य का संविधान पतन की ओर अग्रसर था। सिसरो ने विधि शास्त्र का गहन अध्ययन करके एक वकील के रूप में शीघ्र ही बहुत प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी। उसे वकालत करना अच्छा लगता था और वकील के रूप में उसने एक बहुत विख्यात रहा कि वकालत उसे बहुत पसंद थी। उसने सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया और राजनीतिक जीवन में से कुशल राजनीतिज्ञ माने जाना लगा वह। और इसके साथ है विधि शास्त्र का गहन अध्ययन के बाद वह एक राजनीतिज्ञ भी बन गया और एक कुशल राजनीति में उसको माने जाना लगा। उसको सक्रिय राजनीतिज्ञ के रूप में ही ईसा पूर्व 80 के लगभग उसे यूनान जाकर 3 वर्ष तक एथेंस में रहने का मौका प्राप्त हुआ। यहाँ उसने दर्शन शास्त्र और भाषण कला का भली भांति अध्ययन किया। रोम लौटकर वह पुनः राजनीतिक जीवन में सक्रिय हो गया। ईसा पूर्व 64 में उसे काउंसिल नियुक्ति किया गया और कुछ समय तक वह सिलिसिया का गवर्नर भी रहा। ईसा पूर्व 58 में उसे रोम से निकाला गया क्योंकि उस पर अभियोग लगा था, तो उसको रोम से निकाल दिया गया। ईसा पूर्व 57 में उसे रोम वापस बुला लिया गया, फिर उसको वापस बुलाया। पहले उसको निकाल दिया, फिर 97 में उसको वापस बुला लिया गया। तो उसने अपने लेख व भाषणों से जूलियस सीजर और मार्क्स एंटनी का विरोध किया। फिर उसने एक लेख लिखना चालू किया जिसमें इन दोनों का उसने विरोध किया। सीजर ने उसके प्रति सहिष्णुता का भाव दिखाया। सीजर के पतन के बाद सिसरो ने मार्क एंटनी की आलोचना की। इसी कारण सिसरो को अपने प्राण गंवाने पड़े। ईसा पूर्व 43 में सिसरो पर अभियोग लगाकर उसे प्राणदंड दे दिया गया था। जब सिसरो अपने प्राण बचाकर भाग रहा था तो मार्ग में ही एंटनी के आदेश से उसे मार दिया गया। लेख लिखने वाले उसके हाथ भी काट दिए गए थे। ऐसा उसका कठिन जीवन रहा। यदि सत्य को खोजने के प्रयास में सुकरात को विषपान करना पड़ा था तो सिसरो को भी राजनीति में नैतिकता लाने के प्रयत्न करने पर अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी थी। तो जैसे सुकरात था, सुकरात को भी विषपान का आदेश दिया था, तो उसी तरह सिसरो को भी बड़ी कठिन संघर्ष करना पड़ा नैतिकता का जीवन लाने के लिए। वास्तव में सिसरो ने परिवर्तनशीलता का ध्यान न रखकर ही अपनी मौत को आमंत्रण दिया था। सिसरो की रचनाएं कौन कौन सी हैं? जैसे उसने सिसरो के 3 ग्रंथ अधिक महत्वपूर्ण हैं, जैसे डी रिपब्लिका। इसमें सिसरो ने आदर्श राज्य की कल्पना की। वह प्लेटो के आदर्श राज्य से भिन्न है। सिसरो का आदर्श राज्य वास्तविकता के संगठन है। इसमें सिसरो ने संवाद शैली को अपनाया है। डी रिपब्लिका में उन्होंने संवाद शैली को अपनाया है। फिर आता है डी लेजिवस। इसमें सिसरो ने उपयुक्त ग्रंथ के सिद्धांतों का स्पष्टीकरण किया। उसने बताया कि नागरिक और संवैधानिक विधियों का आधार प्राकृतिक विधियां ही होनी चाहिए। वे समस्त विधियों जो प्राकृतिक विधियों तथा विवेक बुद्धि पर आधारित नहीं होती हैं अवैध हैं। फिर उसका तीसरा ग्रंथ है डी ऑफिसीज। कौन सा? डी ऑफिसीज। ये ईसा पूर्व 44 में इस ग्रंथ को लिखा गया था। इसमें सिसरो ने मुख्यतः नैतिकता एवं राजनीतिक कर्तव्यों की विशद विवेचना की है। सिसरो की समस्त राजनीतिक कृतियां प्लेटो और अरस्तु के अनुकरण प्रतीत होती हैं। उसने अपने लाइफ में, अपने जीवन में
प्लेटो और अरस्तु के ग्रंथों से ज़्यादा ही कुछ सीखा है और अपने जीवन में उन दोनों विचारकों को उतारा है, परंतु यह अनुकरण ऊपरी है, वास्तविक नहीं है। सिसरो की प्लेटो और अरस्तु से भिन्नता इस प्रकार है, जैसे प्रथम उसने प्लेटो और अरस्तु जब कभी राजनीतिक संगठन का उल्लेख करते थे तब उनके हृदय में नगर राज्य की धारणा रहती थी, परंतु सिसरो का दृष्टिकोण स्टोइक दर्शन के प्रभाव के कारण विश्व राज्य की धारणा का था। तो अंतर भी है, ऐसा नहीं है कि पूरा उसने प्लेटो और अरस्तु का ही अनुकरण किया हो, तो अंतर भी है। वो द्वितीय अंतर क्या है कि प्लेटो तथा अरस्तु राज्य का अध्ययन संकुचित अर्थ में करते थे। उनका राज्य केवल यूनानी व्यक्तियों का राज्य था, क्योंकि वे ही उनके नागरिक हुआ करते थे। पूरा प्लेटो और अरस्तु ने यूनानी व्यक्तियों पर ही पूरा सब कुछ रखा है, किंतु सिसरो का राज्य समस्त जनता का राज्य था। कैसा था? सिसरो पूरे समस्त जनता के लिए राज्य करता था, उसकी बातें करता था कि हमारा ऐसा राज्य होना चाहिए जिसमें सभी जनता को हित प्राप्त हो, नैतिकता प्राप्त हो, नैतिक विचार हो, किन्हीं विशिष्ट व्यक्तियों का नहीं। जो प्लेटो और अरस्तु, जैसे प्लेटो ने केवल शासन वर्ग पर ही ज़्यादा महत्व दिया और अरस्तु ने मध्यम वर्ग को ज़्यादा अपनाया है, लेकिन इसे सिसरो ने किसी एक वर्ग के लिए नहीं, उसका जो भी राज्य था समस्त जनता का था और किसी विशिष्ट व्यक्तियों को उसने महत्व नहीं दिया था। तो ये अंतर प्लेटो अरस्तु में सिसरो का देखा जाता है। फिर तृतीय अंतर उसने क्या किया कि सिसरो अरस्तु के इस विचार को स्वीकार नहीं करता था कि कुछ लोग शासन के लिए तथा कुछ शासित होने के लिए पैदा हुए हैं। तो ये अंतर वह सिसरो प्लेटो में करता है कि सिसरो अरस्तु के इस विचार को स्वीकार नहीं करता है। कुछ लोग प्लेटो जैसे कहता था, उसका विश्वास था कि संकुचित मार्गदर्शन तथा प्रशिक्षण के आधार पर सभी व्यक्तियों को सद्गुणों से युक्त किया जा सकता है और किसी को भी जन्मजात दास या अभ्यस्त कहना उचित नहीं है। जैसे अरस्तु ने दास प्रथा का किया था वर्गीकरण की दास प्रथा उचित है, तो वह दास प्रथा का भी यहाँ अपने उसमें नहीं रखता है। तो प्लेटो और अरस्तु से थोड़ा भिन्न वह अपना विचार रखता है। इसी आधार पर अरस्तु ने दासता का समर्थन किया, किंतु सिसरो ने उसका विरोध किया। जो अरस्तु ने दासता का सिद्धांत दिया था, हम आपको पढ़ा भी चुके हैं पिछली वीडियो में, तो इस सिसरो ने उसका विरोध किया था। और चतुर्थ अंतर वह रखता है कि प्लेटो तथा अरस्तु के अनुसार व्यक्ति के लिए राज्य की सदस्यता अनिवार्य तथा आवश्यक ही नहीं है, अब तो उनके मत से व्यक्ति का जीवन राज्य के जीवन में पूर्णतः विलीन हो जाता है। इस प्रकार प्लेटो और अरस्तु ने राज्य को लगभग एक साध्य की स्थिति प्रदान कर दी है, किंतु सिसरो का राज्य मानवीय जीवन ही तो एक साधन से अधिक नहीं है। तो सिसरो ने प्लेटो और अरस्तु का अनुसरण तो किया है, लेकिन प्लेटो और अरस्तु से उसके अलग विचार थे। जैसे प्लेटो ने बताया कि हम शासन और सैनिक वर्ग को उसने ज़्यादा महत्व दिया और उत्पादन वर्ग को महत्व नहीं दिया था, और अरस्तु ने जैसे दास प्रथा को महत्व दिया, तो सिसरो कहता है कि हम पूरी समस्त जनता को महत्व देना चाहते हैं, हम किसी एक वर्ग को महत्व देना नहीं चाहते। और सिसरो का जीवन बड़ी कठिन और गंभीर परिस्थितियों से निकला हुआ था और इसी चक्कर में उसको नैतिकता लाने के लिए अपना प्राण भी गंवाना पड़ेगा। उसने प्राणों की भी आहुति दी इसी नैतिकता लाने के लिए। तो आज हमने पढ़ा है सिसरो का जीवन परिचय और सिसरो की कुछ रचनाएं और प्लेटो और अरस्तु से उसका संबंध, क्या उसके विचारों में क्या भिन्नता थी और क्या समानता थी। इनसे बहुत अच्छी जानकारी हमने आपको दी है। आगे और सिसरो के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।